जापान शहर मुख्य रूप से इन 4 द्वीपों पे बसा हुआ है। अब देखना मेन बात क्या आती है। मेन बात ये आती है दोस्तों, मैं वाइट ले रहा हूँ। मेन बात ये आती है कि जापान यदि इन 4 द्वीपों पर बसा हुआ है तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु है। सबसे बड़ा कौन सा है? होन्शु। मैंने क्या बोला? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकु, क्यूशु। होन्शु सेकंड पर मैंने बोला है, ठीक है ना। होन्शु यानी कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो दोस्तों ये रही, होन्शु पर है। टोक्यो कहां पर है? होन्शु पर है। व्हाइट कलर से मैंने पॉइंट बनाया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। और जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम भी तो गिराए थे 6 अगस्त 1947 को। अरे भाई 6 अगस्त 1947 और 9 अगस्त 1947। आपको पता है कि नहीं पता है? एक कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को, और एक गिराया था 9 अगस्त 1945 को। लेकिन गिराया कहाँ पे था हमें तो ये बताओ। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर। तो भाई 4 द्वीपों पर बसा हुआ है जापान। अलग अलग द्वीपों से अटैक कर रहा था। अमेरिका समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ पे अटैक, कहाँ से अटैक हो रहा है, किस भूमि से अटैक हो रहा है, समझ रहे हो। तो उसने क्या प्लान किया कि अब तो बस गिराने पड़ेगा परमाणु बम, ठीक है ना। तो हिरोशिमा पर, कहने का मतलब होक्काइडो, होन्शु। होन्शु पर दोस्तों यहां पे आपको मिलेगा हिरोशिमा। एक बम गिराया था यहां पे हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 नागासाकी, क्यूशु पर यहां पे गिराया था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो आगे आपको ये पता चलेगा कि जापान तक हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चाइना है। चाइना के पूर्व में जाएंगे तो यहां पर एक छोटा सा देश मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं ताइवान। क्या कहते हैं? ताइवान। ताइवान की राजधानी ताइपे। चाइना कई बार ये कह चुका है कि ताइवान मेरा है। क्यों इसका है, इस पर भी हम लोग एक लेक्चर बनाने वाले हैं कि चाइना के पूर्व में यहां पे आप देखोगे पूरा का पूरा पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर जो विश्व का सबसे बड़ा सागर है, और इस दक्षिणी चीन सागर पर चाइना अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है। चाइना यह कहता है कि पूरा दक्षिण चीन सागर मेरा है। कौन कहता है? चाइना। इसी दक्षिण चीन सागर में ताइवान आता है तो यह कहता है कि ताइवान भी मेरा है। क्या रीजन है, सब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहां पर कौन है? ताइवान, राजधानी ताइपे। आगे देखेंगे हम लोग तो ताइवान से नीचे आएंगे दोस्तों हम लोग तो यहां पर आपको मिलेगा फिलीपींस द्वीप समूह। फिलीपींस द्वीप समूह एक देश है जिसकी राजधानी है लुजोन। फिलीपींस द्वीप समूह, एक्चुअल में फिलीपींस द्वीप समूह दोस्तों मुख्य रूप से 3 द्वीप आपको पढ़ना पड़ेगा, लुजोन, समर, मिंडानाओ। लुजोन, समर, मिंडानाओ फिलीपींस द्वीप समूह। इसकी राजधानी है मनीला। राजधानी क्या है? मनीला। और मनीला कहां पर है? मैं व्हाइट कलर से बना रहा हूं। तो मनीला दोस्तों फिलीपींस द्वीप समूह की राजधानी है जो कि लुजोन द्वीप पर है। कहां पर है? लुजोन द्वीप पर। मैंने क्या बोला कि ताइवान के दक्षिण में जाओगे तो फिलीपींस द्वीप समूह करके एक देश आएगा। मुख्य रूप से आपको 3 द्वीप इसमें पढ़ना पड़ेंगे, लुजोन, समर, मिंडानाओ। लुजोन पर इस फिलीपींस द्वीप समूह देश की राजधानी मनीला है। यहां तक क्लियर। आगे बढ़ेंगे तो आप देखना यहां पे कि हम लोगों ने ये तो थाईलैंड देखा है, थाईलैंड के बाद में ये मलेशिया, मलेशिया के आगे सिंगापुर। अब यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो इंडोनेशिया आएगा दोस्तों। इंडोनेशिया की यदि हम बात करें तो पूरे इंडोनेशिया में लगभग 13,000 द्वीप है। कितने? 13,000। इसका मतलब ये हो गया कि इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है ना। एक द्वीपीय देश मतलब द्वीपों को मिला करके एक देश है। कितने द्वीप है? 13,000। विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप इंडोनेशिया के पास में है। कितने हैं? 13,000। उन 13,000 द्वीपों में से मात्र 6,000 द्वीपों पे ही जनसंख्या निवास करती है। और हमें कितने पढ़ना है? हमें पढ़ना है दोस्तों सिर्फ 5। कौन कौन से देखना यहाँ पे? एक मैंने बनाया ये यहाँ पे, इसका नाम है सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, और यहाँ पे देखोगे आप तो इसका नाम है न्यू गिनी। क्या बोला मैंने? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, न्यू गिनी। क्लियर हुआ कुछ? अब देखना यहां पे आगे, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। किस द्वीप पर है?
जावा द्वीप पर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर है। यहाँ पे कौन सा है? बोर्नियो। बोर्नियो पे दोस्तों आपको 3 देश नजर आएंगे। कितने देश नजर आएंगे? 3 देश। यहाँ पर मैंने खींची एक लाइन, ऊपर से 2 पार्ट डिवाइड कर दिए। एक देश ये बन जाएगा, एक ये 2 और एक नीचे 3। इसका नाम है दोस्तों ब्रुनेई। इसका नाम क्या है? ब्रुनेई। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? मलेशिया। इसे क्या कहेंगे? मलेशिया। और नीचे जो पार्ट रहेगा दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का मतलब सिर्फ इतना सा इंडोनेशिया नहीं है, ये इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। कौन सा? बोर्नियो। बोर्नियो पर कितने देश हैं? 3। आगे बढ़ेंगे सुलावेसी। सुलावेसी के आगे न्यू गिनी। न्यू गिनी फिर 2 पार्ट में डिवाइड है। न्यू गिनी फिर 2 पार्ट में डिवाइड है। एक का नाम है इरियन जया। इरियन जया। और इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी, समझ लो। तो ये हम लोग कहते हैं दोस्तों इसको इंडोनेशिया। ठीक है, अब यहां तक के देश तो हमारे कुछ क्लियर हो गए, लेकिन अभी टॉपिक हमारा कंप्लीट दोस्तों नहीं हुआ है। टॉपिक मतलब अभी तो दोस्तों हम लोग सिर्फ राजनीतिक मानचित्र को ही देख रहे हैं। हमने अभी पढ़ना तो प्रारंभ किया ही नहीं है। अभी तो हम बस बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर कर रहे हैं, समझ लो। लेकिन एक्चुअल में आपको ये सब आना ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखना आप लोग। जब आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से, तो ये इजराइल की बात आप देखिएगा। ये हम लोग गए इस प्रकार से यहाँ पे, और अब आप खुद समझ जाओगे कि ये कौन सा महाद्वीप है। समझ लो, ये कौन सा महाद्वीप है और ये वाला देश कौन सा होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों कि ये जो महाद्वीप बना है, इसे हम लोग कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप। क्या कहते हैं इसको? अफ्रीका महाद्वीप। सब लोग आप जानते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो देश मैंने यहाँ पे बनाया है, इसे हम लोग कहते हैं मिस्र। इसे क्या कहते हैं? मिस्र कहते हैं। और यहाँ पर एक देश आएगा, इसका नाम है मोरक्को। मोरक्को हो गया। ये जो दोस्तों यहाँ से ये संरचना बन रही है ना, इसको अब देखो यहाँ पे ये वाली, तो ये जो जुराल पर्वत है ना, इस जुराल पर्वत के पश्चिम में टोटल यहाँ तक की जो संरचना बनी है, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं यूरोप। यानी क्या कहेंगे इसको? यूरोप। ये वाली ओवरऑल संरचना, ये क्या हो गया? यूरोप हो गया। कौन सा? इस यूराल पर्वत के पश्चिम में यहाँ तक का क्षेत्र यूरोप। क्या? यूरोप। ये अफ्रीका, और बाकी ये बचा हुआ भाग क्या हो गया? तो ये हो जाता है दोस्तों एशिया। ये क्या हो गया? एशिया। एशिया, यूरोप, अफ्रीका। यहां पे देखोगे तो इस पापुआ न्यू गिनी और इसके नीचे जो आएगा ऑस्ट्रेलिया, इस साइड में देखेंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सबसे नीचे दक्षिण में अंटार्कटिका। सारे महाद्वीप हमें ऐसे ही बनाने हैं। अभी मैंने सिर्फ एशिया महाद्वीप बनाया और एशिया के देश बनाए हैं, जिसमें एक देश अभी और देख लो आप लोग। मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ दोस्तों कि ये वाला जो भाग है, इसे हम लोग कहते हैं भूमध्य सागर। इसे क्या कहते हैं? भूमध्य सागर। इसका नाम है दोस्तों काला सागर। काला सागर। और यहां पे देखेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं लाल सागर। अब मैं क्या, इसका उद्देश्य क्या है उसको समझने का प्रयास करना। मैंने ये क्यों लिखा, ठीक है ना। ये तुर्की है। तुर्की के बाद में आप देखोगे एशिया महाद्वीप का एकमात्र द्वीपीय देश जो भूमध्य सागर में है, छोटा सा, देखो मैंने यहां पर बना रखा है, इसका नाम है साइप्रस। एकमात्र द्वीपीय देश भूमध्य सागर में एशिया महाद्वीप का, जिसका नाम है साइप्रस, जिसकी राजधानी है निकोशिया। क्या राजधानी है? निकोशिया। भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, ठीक है। अब बात ये भी तो आती है कि ये तो एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप हो गया। भाई एशिया को यूरोप से कौन कौन सी प्राकृतिक संरचनाएं अलग करती है? सिंपल सी हेडिंग आई है आपके पास में, सिंपल सी। कौन सी? एशिया महाद्वीप को इस यूरोप महाद्वीप से कौन कौन सी प्राकृतिक संरचनाएं अलग करती है? क्या बताओगे? सर यूराल पर्वत हमें दिख रहा है। बिल्कुल सही है, यूराल पर्वत हमें दिख रहा है, और यूराल से ही निकलती है एक रिवर जिसका नाम है यूराल नदी। क्या निकलती दोस्तों? एक नदी निकलती जो कैस्पियन सागर में आकर गिर रही है। नदी का नाम क्या है? यूराल नदी, ठीक है। यहां पे आप देखोगे एक पर्वत आएगा जिसका नाम है काकेसस पर्वत।
यूराल पर्वत, यूराल नदी, यहां पर एक पर्वत आएगा काकेशस पर्वत, काला सागर, कैस्पियन सागर। ये प्राकृतिक संरचनाएं हैं जो कि एशिया को यूरोप से अलग करेगी। सिंपल हेडिंग है, सिंपल चीजें हैं। देखो, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन सी प्राकृतिक संरचनाएं अलग करती है? यूराल पर्वत, यूराल नदी, काकेशस पर्वत, काला सागर, भूमध्य सागर। ये प्राकृतिक संरचनाएं यूरोप को सेपरेट करती है और एशिया को सेपरेट करती है। एक बात समझ रहे हो? इसके अलावा क्वेश्चन ये आता है, काला सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं? यदि आपको ये देश पता होंगे तो आप बता पाओगे कि काला सागर से कौन कौन से देश सीमा बना रहे हैं। और यही चीज़ लागू होती है कि भूमध्य सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, चाहे वो यूरोप के हो, अफ्रीका के हो या एशिया के हो। जब तक आपका पॉलिटिकल मैप क्लियर नहीं होगा, देशों की स्थिति आपको पता नहीं होगी, तब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। चाहे आप PSC दो, SI दो या कोई सी भी ऐसी एग्जाम दो जिसमें जियोग्राफी के चारों पार्ट आते हैं। समझ रहे हो? अब मेन बात आती है कि चलो हमने तो सर यूरोप का देख लिया है, अफ्रीका का कुछ बता दो। ये देश कौन सा है? मिस्र है। अब मिस्र को एशिया से अलग कैसे करेंगे? बहुत इजी है दोस्तों। यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आपको मिलेगी एक नहर। क्या मिलेगी? एक नहर। मिस्र ने अपने भूखंड को काट करके भूमध्य सागर के जल और लाल सागर के जल को आपस में क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। जोड़ दिया मतलब यहां पे एक जल संधि नहर के रूप में बना दी है। जल संधि मतलब क्या होता है? दो जल राशियों को आपस में जोड़ना, दो भूखंडों को अलग करना, ठीक है, या दो स्थल खंडों को अलग करना। तो देखो यहाँ पे दो स्थल खंड अलग हो गए क्योंकि भूमध्य सागर का जल और लाल सागर का जल आपस में क्या हो गया? जुड़ गया। एशिया अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया। कौन सी नहर बना दी मिस्र ने? स्वेज नहर। कौन सी नहर? स्वेज नहर। नाम लिख दूं? नहर का नाम सर बता दीजिए। नहर का नाम मैंने बता दिया, स्वेज नहर। किसने बनाई? मिस्र ने बनाई। क्या जरूरत पड़ी इसको इतना लंबा काम करने की, इतनी खुदाई करने की और इन दो जल राशियों को आपस में जोड़ने की? रीजन ये है दोस्तों, एशिया महाद्वीप के देशों को यदि यूरोप महाद्वीप के देशों से व्यापार करना होगा और अगर जल के माध्यम से व्यापार करेंगे, जहाजों के माध्यम से, तो यहाँ से जाएंगे पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूम करके यूरोप महाद्वीप में जाएंगे और यूरोप महाद्वीप के देशों से व्यापार करेंगे। अरे भाई, इतना लंबा सफर तय करेंगे और बीच में यदि कभी नैया डूब गई तो लॉस ही लॉस, जनहानि अलग होगी, समय अलग बर्बाद हो रहा। ऐसी स्थिति में मिस्र ने क्या दिमाग लगाया कि यार मैं यहाँ पर एक नहर बना देता हूँ, इतना घूम के जहाज जो जाते हैं वो डायरेक्ट जाएंगे कहाँ पे? लाल सागर। लाल सागर से होते हुए भूमध्य सागर और यूरोप महाद्वीप के किसी भी देश में व्यापार कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इस बंदे ने दिमाग ये भी तो लगाया कि यहाँ पर मैं लूँगा एक भारी मात्रा में टैक्स। और सही मायने में दोस्तों मिस्र की जो आर्थिक व्यवस्था है वो इस स्वेज नहर पे ही टिकी हुई है, क्योंकि कोई भी जहाज ये नहीं चाहेगा ना कि उसका जहाज, किसी भी देश का जहाज इतना लंबा मार्ग तय करके जाए। शॉर्ट में जाएगा, ईंधन बचेगा, समय, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समय। टाइम के पहले यदि माल पहुंच जाता है अपने स्थान पर तो समय की क्या होती है? बचत होती है। समझ रहे हो? क्लियर हुआ यहाँ तक कुछ? ठीक है दोस्तों, तो ये होता है एक्चुअल में। फिलहाल हम लोगों ने क्या देखा कि सिर्फ पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मांच किसका? सिर्फ एशिया का, सिर्फ एशिया का। मैंने यहाँ पर अभी आपको कुछ भी वाटर बॉडीज नहीं बताई, जल राशियाँ नहीं बताई है, लेकिन जैसे मैंने इस टॉपिक की सीरीज को स्टार्ट किया मैं आपको इसकी जल संधियों के पहले सब कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे कि फारस की खाड़ी कहाँ है, ओमान की खाड़ी कहाँ है, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, अरब सागर, बंगाली खाड़ी, ओवरऑल चीज़ें, ठीक है, सब देखने वाले हम लोग। लेकिन कब? जब इसकी सीरीज़ को कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने क्या देखा कि इस टॉपिक को भी यदि आप पढ़ना, एशिया महाद्वीप को भी हम पढ़ेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पॉलिटिकल मैप से। इसके बाद ही इसके अंदर जितने भी टॉपिक आएंगे सारे आपके कवर होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगले लेक्चर में एक नए महाद्वीप के साथ में, चाहे वो अफ्रीका हो या यूरोप हो, और उसे भी हम लोग हैंड मैपिंग के द्वारा ही सभी कंट्रीज़ को यहाँ पर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।